जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जो हमारी सेकंड बुक का चैप्टर नंबर 5 है। पहली बुक के तीनों चैप्टर मैं करवा चुका हूं, जो अभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने वो वीडियोस नहीं देखी है, एक वीडियो के अंदर मैंने पूरा चैप्टर समझा रखा है। हालांकि वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आप लोगों को भी समझना है कि हाँ वीडियो लंबी क्यों होती है, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं बैक ईयर्स में आए हुए वो सारे क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर शॉर्टकट के पीछे भागोगे, इसके पीछे भागोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है कि जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं एक बार सुन लोगे, आंसर देख लोगे ना, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप लोगों को क्या करना है जरा ध्यान से समझिए। आप लोग देखिए इस चैप्टर के अंदर हम लोग टोटल जो है 16 क्वेश्चन करने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर 16 क्वेश्चन करेंगे। जो बैक ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चन है वही मैंने आप लोग को यहाँ पे दिए हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आगे बात समझ में। तो जिन बच्चों ने पहले बुक की 3 वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर जरूर देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में दे रखा है और आपको सामने नजर आ जाएगी वीडियो। ठीक है, तो वो जाकर आप लोग जरूर देखें, जिससे कि क्या होगा, इजी वे में आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे सारे चैप्टर। बाकी हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो है चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां या और पुनर्स्थापना, या तो इसको बोल सकते हैं हम लोग भारत में दल और दलीय व्यवस्था। आगे बात समझ में। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ये नाम दिया गया है इस चैप्टर का, तो आप लोग ये चीज़ याद रखेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग जो है एक एक करके इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। बस आप लोग को सुनना है और आंसर देखना है, इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग को सच में वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक भी कर दें, और साथ साथ अगर और अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों में। ठीक है, अभी 7th क्लास को बहुत आगे तक जाना है, तो प्लीज़ सब लोग मदद करें, हेल्प करें, जिससे क्या होगा कि मज़ा आ जाएगा फिर। ठीक है, और ज़्यादा पढ़ाने में। अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक भी जरूर कर दें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन बोला जा रहा है, 1970 की शुरुआत बात की जा रही है, 1971 की बात की जा रही है, यहाँ पे 1972 की बात की जा रही है, तो वो आप लोग को याद रखना है। 1970 की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो लोकप्रियता, मतलब इंदिरा गांधी की सरकार को इतना ज़्यादा लोकप्रियता क्यों मिली, क्यों इंदिरा गांधी की सरकार जो है, जो कांग्रेस थी, उसको इतना ज़्यादा जो है पूरा पब्लिसिटी मिली हर तरीके से, जो है कैसे कांग्रेस पार्टी जो है इंदिरा गांधी की आगे गई। कांग्रेस आर, ठीक है, तो वो हम लोग जानेंगे कांग्रेस आर क्या है, ओ क्या है, वो भी हम लोग अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ समझें आप लोग। तो सबसे पहले तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग। आंसर जैसे कि आपको स्क्रीन पर है, नजर आ रहा होगा। ये देखिए क्या करना है इसके अंदर, ढंग से समझना है आप लोगों को, किस प्रकार से बताना है वो देखिए जरा ध्यान से। ठीक है ना। देखिए तो अगर बात करें, देखिए 1970 के चुनाव और 1971 के चुनाव की, तो सिंपल सा क्या है, इससे पहले इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, 10 सूत्रीय कार्यक्रम चलाया। ठीक है, और जो है अपने इच्छानुसार राष्ट्रपति की नियुक्ति करी। 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, ये बात भी सबको याद होगी। ठीक है, तो इसमें कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी का बहुत अहम रोल था, और लोगों का दिल जीता उन्होंने 10 सूत्रीय कार्यक्रम से, गरीबी हटाओ के नारे से। जहां सिंडिकेट या विपक्षी जो हैं, विपक्षी कहें उनको, तो इन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया, लेकिन यहां पर इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया। ये बात तो सोने पे सुहागा हो गई, लोगों को ये चीजें बहुत ज्यादा पसंद आई। तो इससे क्या हुआ कि इंदिरा गांधी को भर भर के जो है वोट मिलना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं आंसर में क्या दे रखा है। तो ये चीज आप लोग को याद रखनी है कि 1970 की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार जो है, 1970 की शुरुआत में इंदिरा गांधी की सरकार की लोकप्रियता के कारण जो है, कैसे कैसे कारण है इंदिरा गांधी की सरकार के। देखिए सबसे पहले इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में निर्णायक रूप से जो है जीती, निर्णय बना के, यानी प्लानिंग के साथ जीती थी इंदिरा गांधी 1971 में। 1971 के चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में बड़ा संकट पैदा हो गया। देखिए 1971 के चुनाव में कहीं ना कहीं जो एक वो था, क्या नाम है, गरीबी हटाओ का नारा, ये चीजें, इससे इंदिरा गांधी बहुत अच्छे तरीके से लोकसभा में सीटें हासिल कर पाई, ये चीज तो क्लियर है। लेकिन 1972 के जो प्रांतीय स्तर के चुनाव थे, उसमें किस वजह से जीती थी इंदिरा गांधी, तो सिंपल सा बांग्लादेश संकट की वजह से। बांग्लादेश को स्वतंत्र देश बनवा दिया, पूर्वी पाकिस्तान था पहले, तो ये चीज हम लोग को याद रखनी है। देखिए पाकिस्तान 2 थे, तो एक था आपका जो है पूर्वी पाकिस्तान, और सॉरी एक था पश्चिमी पाकिस्तान और एक था पूर्वी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान है, जिसे आज हम बांग्लादेश कहते हैं, तो वो भी पहले 1971 तक ही जो है पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान 2 थे, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद यानी कि जब ये मतलब जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां के लोगों को जब शासन पसंद नहीं आ रहा था,
पाकिस्तान का, तो वहाँ पे क्या करा लोगों ने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान वहाँ के लोगों की मदद कर रहे थे, तो यहाँ की सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान की जो वर्तमान पाकिस्तान है उसने क्या करा, इनको गिरफ्तार वगैरह करवा लिया। ठीक है, इसके कारण बहुत सारे लोग जो है आंदोलन करने पर उतारू हो गए। तो इस चीज़ को देखते हुए इंदिरा गांधी ने, जब शरणार्थी बनकर सारे हमारे देश में आ गए थे पूर्वी पाकिस्तान से लोग, तो इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे तरीके से मदद करी सबकी, और भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ जिसमें भारत ने जीत हासिल करी और एक नव स्वतंत्र देश बनाकर जो है बांग्लादेश दे दिया। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो देखिए हुआ क्या था, 1971 के चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा संकट पैदा हो गया था। आंसर आप लोग को दिख रहा होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। ये भी हम जानते हैं, अभी मैंने बताया। इस संकट के बाद 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और भारत की उस युद्ध में निर्णायक जीत हुई और पाकिस्तान की सेना भारतीय सेनाओं के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर हो गई। और इन घटनाओं ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इजाफा किया, यहाँ तक कि विपक्षी दलों ने भी इसकी जो है राज्य शिल्पी की प्रशंसा करी, यानी विपक्षी दलों ने भी इंदिरा गांधी की वहाँ पे तो तारीफ करी थी। इससे क्या हुआ, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। आगे बस इसका फायदा हुआ 1972 के चुनाव में। कैसे, देखिए 1972 में हुए सभी राज्य विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जीत गई। बहुत सारे राज्यों में जहां 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी राज्यों से हारी थी, वहां अब 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी बढ़िया तरीके से जीत गई। 72 के चुनाव में बढ़िया तरीके से जीत गई थी। उसके बाद साम्यवादी अभिविन्यास के कारण उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक के रूप में देखा गया, यानी इंदिरा गांधी को ये माना गया कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था, तो ये चीज़ें मानी जाने लगी कि भाई इंदिरा गांधी गरीबों का, वंचितों का, जो समाज से अलग हो गए समूह हैं, उन सब का भला करने वाली जो है इंदिरा गांधी हैं। इस कारण जो है सबने मिलकर जो है इंदिरा गांधी को वहाँ पे जितवा दिया था। आगे बात समझ में, ठीक है। लेकिन ज़्यादा दिन तक ये खुशी नहीं चल पाई। 1975 में, 73 में, 74 में दंगे फसाद हुए, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे बात समझ में, अगले चैप्टर में आपातकाल के बारे में बताऊंगा, तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा, वो भी एग्जाम के अंदर आ रहा है, तो अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो देखिए जरा, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, नेक्स्ट वीडियो वही रहेगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया समझ में, चलिए आंसर मारा जाइए यहाँ से। तो ये चीज़ हमने करी, तो बढ़िया तरीके से मैंने आप लोग को समझा दिया, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कार्टून है, हालांकि आपके एग्जाम में कार्टून नहीं आ रहा, लेकिन जब भी आप एग्जाम देंगे नेक्स्ट ईयर उसमें तो आएगा ही ना। तो सिंपल सी बात, इस चैप्टर से रिलेटेड कार्टून कौन सा है वो आप लोग देखिएगा। अमूल वाला कार्टून आता है एक, तो देखिए सब आप लोग जैसे कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बूम आ गया ना। देखिए तो हम लोग इसको देखते हैं कार्टून के बारे में क्या बता रखा है, देखिए जरा। आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये अमूल का एक कार्टून दे रखा है यहाँ पे, आया राम गया राम हाय राम है ना। तो किस तरीके से दे रखा है, क्यों बताया गया है, ये जुमला क्यों आया, तो ये सारी चीज़ें जैसे आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें सारी चीज़ आई होंगी। वैसे इससे रिलेटेड अभी एक क्वेश्चन और आएगा आया राम गया राम के ऊपर, तो आप लोग को अच्छे तरीके से बताऊंगा मैं। देखिए यह कार्टून, क्वेश्चन आंसर आप लोग को साथ साथ दिख रहे होंगे, वो भी आप लोग देखिए जरा बढ़िया तरीके से। यह कार्टून किस वर्ष से संबंधित है, तो यह कार्टून जो है 1967 से संबंधित है। 1967 के टाइम पे आया राम गया राम का जुमला जो है बहुत ज़्यादा जो है प्रचलित हुआ था, बहुत ज़्यादा जो है फेमस हुआ था 1967 के टाइम पर, ठीक है। उसके बाद आया राम गया राम की टिप्पणी किस व्यक्ति के संबंध में की गई थी, तो आया राम गया राम की टिप्पणी गया लाल के से जो है, ये हरियाणा के जो है एक विधायक थे, जिन्होंने क्या करा था, एक ही टाइम पे इस दल में फिर उस दल में फिर इस दल में वापस आ गए। तो इन्होंने दल बदल कर लिया था, बार बार दल बदल कर रहे थे, तो इसलिए आया राम थे गया राम हो गए। तो आया राम गया राम का ये जुमला जो है ये सामने आ गया था। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रखनी। 2 नंबर का कार्टून है, ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ आप लोगों से यहाँ पर पूछ लेता है। आगे बात समझ में, चलिए महाराज जी जाइए अब यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखिए इस चैप्टर में थोड़े कम क्वेश्चन थे, क्योंकि ज़्यादा बार नहीं पूछा गया, पूछा जाता तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, ये गारंटी है मेरी। अगली बात समझ में, ये जब कर लेंगे तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हल्का फुल्का घूम के आ जाएगा, लेकिन आएगा यही आंसर, आपको यही समझने हैं। अगली बात समझ में, ठीक है। देखिए जरा, तो ना 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों माना जाता है, बहुत बार रिपीटेड था ये, तो इसलिए मैंने जो है यहाँ पर ये आंसर करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 4 मार्क्स से है, जरा ध्यान से आप लोग सुनिएगा इसको, ठीक है ना। तो देखिए जरा इसका आंसर क्या है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, बूम। इस आंसर के अंदर आप लोगों को क्या दिख रहा होगा कि जैसे 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। अगर मैं बात करूं तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक इसलिए कहा जाता है क्योंकि 1962 में चीन ने हम पे हमला किया था,
1964 में नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। 1966 में जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। 1967 में एक नया ये आ गया कि उसी टाइम मतलब ये आ गया था कि नया प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए। आगे बात समझ में, ये चीज़ सामने आ गई, नया प्रधानमंत्री किसको बनाया जाए, ठीक है। फिर उसी टाइम 67 के टाइम पे ही खाद्य संकट उत्पन्न हो गया, चुनाव की भी समस्या आ गई, तो बहुत खतरनाक दशक। और 69 में राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, है ना, इसके कारण नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना था। तो ये जो है एक पूरा एक दशक, खतरनाक दशक रहा। आगे बात समझो, चलिए देखते हैं इस आंसर के अंदर क्या है। भारत से बाहर के बहुत से लोगों को यह संदेह था कि यहाँ नेहरू के बाद लोकतंत्र कायम भी रह पाएगा या नहीं। बहुत सारे लोगों को यही लग रहा था कि नेहरू जी के बाद लोकतंत्र बच पाएगा भी या नहीं, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत ये आ गई थी। आगे बात समझ में, ये चीज़ हमें याद रखना। दूसरा सवाल यही संदेह के दायरे में उठा था, आशंका थी कि बाकी बहुत से नव स्वतंत्र देशों की तरह भारत भी राजनीतिक उत्तराधिकार का सवाल लोकतांत्रिक ढंग से हल नहीं कर पाएगा। नेहरू जी के बाद बस यही बार बार सोचा जा रहा था कि यार लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा। ये चीज़ें असफल रहने की सूरत में भय था, डर ये था कि कहीं असफल ना हो जाए लोकतंत्र। तो यहाँ पर कि सेना राजनीतिक भूमिका में उतर आएगी, यानी कि राजनीति में अगर सेना आ गई तो इससे ज़्यादा झगड़ा दंगा फसाद हो जाएगा। इसके अतिरिक्त इस बात को लेकर भी संदेह था कि देश के सामने बहुविधि कठिनाइयाँ आन खड़ी थी, बहुत सारी और कठिनाइयाँ थी, विकास नहीं था हमारा, पैसा नहीं था हम पे, ये चीज़ें और थी। और नया नेतृत्व उसका समाधान खोज पाएगा या नहीं, यानी जो भी नया प्रधानमंत्री बनेगा क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आ रहा था। तो ये चीज़ था। 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है क्योंकि गरीबी, गैर बराबरी, सांप्रदायिक यानी धर्म के नाम पर झगड़े और क्षेत्रीय विभाजन आदि की सवाल अभी अनसुलझे थे, यानी अनसुलझे थे। कभी मतलब यही था कि लड़ाई झगड़ा कभी भी हो सकता था, दंगा फसाद हो सकता था। संभव था कि इन सारी कठिनाइयों के कारण देश में लोकतंत्र की परियोजना असफल हो जाती अथवा खुद देश ही बिखर जाता। जैसे 1947 में देश टूटा था, दोबारा ना टूट जाए। तो नेहरू जी की मृत्यु के बाद यही चीज़ समझ में लोगों को बस डर लग रहा था कहीं ये चीज़ ना हो जाए। तो आगे बात समझ में, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है ये मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया है, ठीक बात। चलिए अब देखिए जरा ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा एक मिनट। हाँ सर महाराज जाइए अब यहाँ से, ठीक है। देखिए अब आ जाता है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वही क्वेश्चन आ गया है, बस इसमें वो कार्टून था तो इसमें नेक्स्ट पूछा गया है। तो आया राम गया राम का मुहावरा किस अवधारणा का घोतक है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। कहाँ चला गया है? बिल्कुल दूसरे देश में। देखिए तो आया राम गया राम का जो मुहावरा है उसके बारे में बताना है हमें यहाँ पे। चलिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो किस तरीके से दे रखा है देखिए जरा, ध्यान सुनिएगा। देखिए जरा, अब देखिए 4 मार्क्स का तो आंसर है, लेकिन आप लोग को छोटा नजर आ रहा होगा ये आंसर, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग इसमें बना के भी अपने आप से कर सकते हैं। देखिए यह मुहावरा, देखिए कोई भी आंसर जब मैं आप लोग को समझा देता हूँ ना, तो आप लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बढ़ा के लिखने की कोशिश करें, ठीक है ना। देखिए तो आया राम यानी कि देखिए यह मुहावरा दल बदल तथा राजनीतिक अवसरवादिता का घोतक है, यानी कि लोग इच्छा करते हैं दूसरे उसमें जाने के लिए, दल में दल बदल करने की कोशिश करते हैं सब, है ना। आज इस दल में तो कल दूसरे दल में, अगर उसमें फायदा नहीं नजर आ रहा तो इस तरीके से किया जाता था, ठीक है। तो इसके प्रभाव क्या है? पहला प्रभाव था इसका राजनीतिक अवसरवादिता को प्रोत्साहन, यानी कि लोग क्या करते हैं, ये सोचते हैं भाई उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है तो उसमें भागते हैं, उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है उस दल को अपना लेते हैं। ये चीज़ गलत होती है। दल बदल करना क्या है, एक तरीके से थोड़ा गलत है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी एक दल का नहीं हुआ वो दूसरे दल का कैसे होगा, एक बात याद रखिएगा। आ रही है समझ में? मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि क्या करना है। अगर आप एक दल में हैं, चाहे वो जीते हारे, आप उसके साथ रहें, बिल्कुल उसको आगे तक लेकर जाएं, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये नहीं कि मुंह मोड़ के कहीं और चले गए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ावा, यानी इससे जब दल बदल होता रहेगा ना, लोगों का भरोसा उठ जाएगा राजनीति से कि हाँ भाई राजनीति के अंदर क्या हो रहा है, दल बदल ही चलता जा रहा है, दल बदल ही चलता जा रहा है। इससे क्या होगा, राजनीति यानी जो नेतागण हैं उनकी सोच लोगों से मैच नहीं कर पाएगी, ये एक नुकसान हो गया। यही सब आपको बना के लिखना है। तीसरा है भ्रष्टाचार में वृद्धि में सहायक, जब एक दल में कोई नेता है दूसरे दल में जाता है फिर तीसरे दल में जाता है, इससे भ्रष्टाचार पैदा होता है, लोगों को लालच आता है, लोग क्या करते हैं, लोग भी शुरू कर देते हैं ऐसी सारी चीजें करना। तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं लालच पैदा होता है, भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये था इसका आंसर, जो शॉर्ट में है, लेकिन आप लोग इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए आंसर में जाइए यहाँ से,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत छोटे छोटे आंसर हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यही बनने वाले हैं। कुछ बहुत बड़े हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। जैसे ये वाला हो गया 10वां और ये वाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, भारत में गठबंधन सरकार के पक्ष तथा विपक्ष में किन्हीं दो तर्कों का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। तो 4 मार्क्स का है। किस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। भारत के अंदर दल बदल जो होता है ना, भारत के अंदर जो गठबंधन, सॉरी दल बदल हटाओ, गठबंधन वाली जो सरकारें होती हैं उनके पक्ष में और विपक्ष में आंसर देना है। क्या गठबंधन करना सही है, क्या गठबंधन करना खराब है, तो वो चीजें बता रहे हैं। आगे बात सुन में, चलिए देखते हैं आंसर क्या है इसका। आंसर महाराज प्रकट होइए, ठीक है। देखिए तो देखिए जरा आंसर आपको किस तरीके से लिखना है। पहले पक्ष में बताओ आंसर, फिर विपक्ष में बताओ। पक्ष में यानी आप उसके फेवर में बोल रहे हैं, फिर अगेंस्ट में बोलना है। तो पक्ष और विपक्ष में देखिए जरा। तो पहला क्या है कि गठबंधन की वजह से कुछ, जैसे पक्ष में अगर हम बोलना चाहें गठबंधन करना सही है गलत है तो बोल रहे हैं सही है। तो कैसे, विकल्प प्रदान करना। गठबंधन क्या करता है, विकल्प देता है। जैसे गठबंधन सरकार उस परिस्थिति में एक अच्छे विकल्प प्रदान करती है जब किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले और देश को फिर चुनाव में झोंकने से बचाया जा सके। यानी सिंपल सी बात है कि गठबंधन कर लेने का मतलब क्या है कि जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वहां पर क्या होता है कि जब एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला, सिंपल सी बात है, उसको लेकिन जीतना है तो वो क्या करते हैं, कुछ पार्टियों को मिला के एक दूसरे के साथ गठबंधन कर लेते हैं। आगे बात सुने, तो इसको गठबंधन करा जाता है। ये मिलकर एक सरकार का निर्माण कर लेते हैं ये। आगे बात समझ में, चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या है, व्यापक सहभागिता। यानी कि सब लोग एक साथ मिलकर व्यापक सहभागिता दिखाते हैं। जैसे कि गठबंधन सरकार अनेक दलों और विभिन्न प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं को समन्वय प्रदान करती है जिससे सभी को अपने विचारों को व्यक्त करने का अवसर मिल जाता है। व्यापक सहभागिता यानी सभी को आने का मौका। जो छोटे छोटे दल हैं उनके पास भी कुछ कुछ वोट थे, कुछ कुछ सीटें थी, उन्होंने क्या करा कि अपने वोट जो है, जो बड़ी पार्टी है जो जीत नहीं सकी है, थोड़े वोटों की आवश्यकता है उसको, तो वहाँ क्या करते हैं, वो अपना वोट दे देते हैं उनको। बदले में क्या होता है, या तो वो पैसे में बेच देते हैं या तो क्या करते हैं उस दल में शामिल हो जाते हैं, उसका एक हिस्सा बन जाता है। तो छोटे छोटे दलों को भी आने का मौका मिल जाता है कई बार। तो व्यापक सहभागिता हो गई। तीसरा बोल रखा है क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व, यानी छोटे छोटे दलों को भी इसमें क्या मिल जाता है, प्रतिनिधित्व मिल जाता है। ये समझाने की जरूरत नहीं, आप लोग ऑलरेडी समझ गए हैं। क्षेत्रीय दलों को प्रतिनिधित्व यानी छोटे छोटे दलों को भी राजनीति में आने का मौका मिल जाता है, वरना कई दल तो ऐसे ही बेचारे पड़े रह जाते हैं। ठीक है, अब उसके अगेंस्ट चलते हैं थोड़ा सा, यानी कि उसके विपक्ष में क्या है, तो राजनीतिक अस्थिरता। इससे क्या होता है, गठबंधन करने से सबको ये लगता है अरे भाई इस पार्टी में दम नहीं था, इसने दूसरे को जोड़ के अपनी सरकार बनाई है, ये चीज़ है। तो विचारों का समन्वय ना होने से गठबंधन सरकार के टूटने का जो है हमेशा खतरा बना रहता है। गठबंधन की सरकारें ज़्यादा चल नहीं पाती हैं। क्यों नहीं चल पाती, क्योंकि जैसे एक घर में दो बहुएं नहीं रह सकती, एक घर में 4 बहुएं नहीं रह सकती, आपस में लड़ जाती, बाल नोच लेती हैं एक दूसरे का। तो ऐसा भी होता है इसमें कि हाँ देखिए, तो ये चीज़ है राजनीतिक अस्थिरता, विचारों का समन्वय, यानी कि गठबंधन वाली सरकारें बार बार टूटने का डर रहता है इनमें। उसके बाद है अवसरवाद को बढ़ावा, यानी अवसरवाद को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए विभिन्न दल अवसरवाद की राजनीति करते हैं और अपनी मांगों को मनवाने या गैर जिम्मेदाराना प्रयास करते हैं। मतलब क्या है कि अवसरवाद, कि हाँ अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि नहीं भाई अगर वो पार्टी नहीं जीत, जैसे जनता ने उस पार्टी को नहीं जितवाया, सिंपल सी बात है, कुछ सोच के नहीं जितवाया होगा, वो क्या करते हैं कि नहीं सत्ता में आना है, तो इससे क्या करते हैं गठबंधन बना के ज़्यादा पार्टियों को अपने साथ रख के वोट लेकर उनका अपनी सरकार बना लेते। लेकिन हमको तो पसंद नहीं थी वो, लेकिन फिर भी बन गई। तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद तीसरा है भ्रष्टाचार की स्थिति। तो भ्रष्टाचार की स्थिति क्या है, अवसरवाद की राजनीतिक भ्रष्टाचार को जन्म देती है। अवसरवाद क्या करता है, भ्रष्टाचार को जन्म देता है। अब जैसे कोई पार्टी जीतना चाहती है, वो पैसा लगा के जीतना शुरू कर देती है। आगे बात समझ में, गठबंधन बना लेती है, किसी से वोट खरीद लेती है। तो राजनीतिक दल सरकार को बनाने और बचाने के लिए अपनी कीमतों की मांग करते हैं। यानी राजनीतिक दल जो है वो क्या करेंगे, अरे भाई हमारे पास इतनी सीटें, हमारे पास इतने वोट हैं, इसे खरीद लो, हमें पैसा दे दो। तो ये चीज़ें होती हैं। कई बार इसमें गलत भी होता है, भ्रष्टाचार को जन्म दिया जाता है। जो पार्टी पैसा देकर बनी हो, अपनी सरकार लाई हो, वो क्या काम करेगी भाई देश के अंदर। तो ये चीज़ें होती हैं। जनता जिसको पूर्ण बहुमत के साथ जिताती है ना, वो पार्टी दमदार होती है। तो ये हमने पढ़ लिया है बढ़िया तरीके से। चलिए महाराज जी जाइए अब यहाँ से। तो ये हमने जान लिया, और किस तरीके से आंसर बनेगा इसका वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, जो छठा क्वेश्चन है हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख दिया था मैंने, लेकिन देखिए जरा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन है हमारा छठा, वो क्या होगा, 1971 के चुनाव परिणामों ने किस प्रकार कांग्रेस की
जो है पुनर्स्थापना में सहायता करी। यानी जो 1971 के चुनाव हुए उस चुनाव के अंदर कैसे कांग्रेस पार्टी की पुनर्स्थापना हुई, ये बात तो आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ कि कैसे कैसे 1971 में कांग्रेस चुनाव जीती, किन वजहों से जीती। तो वही हमारा क्वेश्चन आ गया, अब यहाँ उसको पढ़ना है। देखिए इसका आंसर किस प्रकार से बनेगा, तो आप लोग ध्यान से देखिए जरा यहाँ पे किस तरीके से आंसर दे रखा है। तो देखिए जरा क्या बोल रखा है यहाँ पे कि 1971 के चुनाव परिणामों ने निम्नलिखित प्रकार से कांग्रेस की पुनर्स्थापना की है। जैसे कांग्रेस आर, ये बात आप लोग को याद होनी चाहिए, कांग्रेस आर और कांग्रेस ओ किसके साथ थी। कांग्रेस आर जो है वो इंदिरा गांधी की पार्टी थी, ठीक है। कांग्रेस आर यानी 1969 में टूट गई थी कांग्रेस। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे टूटी थी इस वाले में, ठीक है, 13वें क्वेश्चन में। तो 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव था उस टाइम पे ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था। इंदिरा गांधी के हाथ में आया कांग्रेस आर और वहीं सिंडिकेट ने कांग्रेस ओ को संभाला। तो वही चीज़ आप लोग को याद रखनी है, वो तो बाद में अभी समझाऊंगा, बाकी इतना समझिए। यहाँ कांग्रेस आर और सीपीआई गठबंधन ने 375 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त कर ली, जो पिछले 4 चुनाव में कांग्रेस को प्राप्त सीटों में से अधिक थी। यानी आज तक कभी कांग्रेस ने इतनी सीटें प्राप्त नहीं करी थी इससे पहले, 1971 से पहले। तो 375 सीटें अकेले कांग्रेस आर और सीपीआई ने मिलकर जो है जीत ली। और इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर को अकेले 352 सीटें जो हैं, आंसर दिख रहा होगा, 352 सीटें जो हैं अकेले जो है इन्होंने प्राप्त करी और उसे कुल डाले गए मतों का 44% जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल गया था। 44% अकेले इंदिरा गांधी जो है लेकर आई। उसके बाद बोला गया है कांग्रेस ओ ने के अनेक दिग्गज चुनाव हार गए, यानी कांग्रेस ओ यानी सिंडिकेट जो है वो हार गए उस टाइम पे 71 के टाइम पे, और उसे केवल 16 स्थान ही प्राप्त हुए थे। सोचिए कितना कम सीटें मिली थी कांग्रेस ओ यानी सिंडिकेट को, ठीक है। उसके बाद उपयुक्त चुनाव परिणामों के बल पर इंदिरा गांधी की सरकार ने वास्तविक कांग्रेस होने का अधिकार प्राप्त कर लिया और अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूर्ण रूप से अपना बहुमत इकट्ठा करके और अपने नाम का जो है डंका बजवा दिया चारों ओर कि इंदिरा गांधी आ गई हैं फिर से। चलिए, तो ये चीज़ था, बहुत ईजी है, क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें, ठीक है ना। आंसर चलिए जाइए आप यहाँ से। तो ये जो है आंसर करने का तरीका होगा, आपको किस तरीके से आंसर करना है ये बात आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लेनी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवी पर्स। प्रीवी पर्स से रिलेटेड बहुत बार पूछता है एग्जाम के अंदर, प्रीवी पर्स का अर्थ क्या है। 1970 में इंदिरा गांधी उन्हें क्यों समाप्त कर जो है देना चाहती थी। तो ये सिंपल सी बात है, इंदिरा गांधी गरीबों का सपोर्ट कर रही थी, तो गरीबों के लिए प्रीवी पर्स था नहीं। प्रीवी पर्स क्या है, जैसे जब जो है वो होते थे देसी रजवाड़े हुआ करते थे, हमारे देश में कितने कुल रजवाड़े थे, 565 लगभग रजवाड़े थे। तो उन रजवाड़ों को जो है सरकारी भत्ता दिया जाता था, पेंशन दी जाती थी कि वो अपने गद्दी पर बैठे रहे, उनको पैसा दिया जाएगा, उसको प्रीवी पर्स कहा जाता था। तो इंदिरा गांधी ने गरीबों का सपोर्ट करने के लिए प्रीवी पर्स को हटाने की बात रख दी थी सामने। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है। तो प्रीवी पर्स क्या होता है जरा वो देखिए ध्यान से, आंसर आप लोग को अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा किस तरीके से करना है। चलिए ध्यान सुनिए, देखिए जरा किस तरीके से आपको आंसर लिखना है प्रीवी पर्स के ऊपर। तो मैंने बता तो दिया प्रीवी पर्स क्या होता है, बस देखिए जरा यहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2-2 मार्क्स में पूछ लेता है अलग अलग करके। तो देशी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया कि रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार होगा। यानी कि देसी रजवाड़े क्या करेंगे, अपने पास निजी प्रॉपर्टी, सरकार उनको पैसा देगी, साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे। ये दोनों चीज़ें यानी शासक की निजी संपदा और भत्ते इस बात को आधार बनाकर तय की जाएगी कि जिस राज्य का विलय किया जाना है उसका विस्तार, राजस्व और क्षमता कितनी है। इस व्यवस्था को प्रीवी पर्स कहा जाता था। यानी कि जो राजाओं को भत्ता दिया जाता था, पेंशन दी जाती थी, जमीन दी जाती थी, भाई ऑलरेडी उनके पास इतना था, उनको क्या जरूरत है, गरीबों के पास कुछ भी नहीं तो उनको देना चाहिए। इसीलिए इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स खत्म करने की जो बात रखी थी। रियासतों के विलय के समय राजा महाराजाओं को दी गई इस विशेष सुविधा को खास आलोचना नहीं हुई थी। उस वक्त देश की एकता अखंडता का लक्ष्य प्रमुख था। बहरहाल ये वंशानुगत विशेषाधिकार भारतीय संविधान में वर्णित समानता और आर्थिक न्याय के सिद्धांतों में मेल नहीं खाता। अगर हमारे संविधान में लिखा गया है सब समान है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा इस तरीके, लेकिन ये भी तो एक भेदभाव ही था ना। तो इस तरीके से इसकी आलोचना करते हुए देखिए जिसको प्रीवी पर्स का फायदा मिल रहा था वो तो बोलेगा हाँ अच्छा है, जिसको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए गलत हो रहा था, तो वो उसका विरोध कर दे रहा था। तो यहाँ बोला गया नेहरू जी ने कई दफ़े
इस व्यवस्था को लेकर अपना असंतोष जताया। 1976 के चुनाव के बाद इंदिरा गांधी ने प्रीव्यू पर्स की व्याख्या को खत्म करने की मांग समर्थन किया। उनकी राय थी कि सरकार को प्रीव्यू पर्स की व्याख्या समाप्त कर देनी चाहिए, व्यवस्था समाप्त कर देनी चाहिए। मोरारजी देसाई प्रीव्यू पर्स की समाप्ति को नैतिक रूप से गलत मानते थे। मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के खिलाफ थे, तो उन्होंने क्या बोला कि भाई प्रीव्यू पर्स खत्म नहीं होना चाहिए, सही है ये। उनका कहना था कि यह रियासतों के साथ विश्वासघात के बराबर है, इसलिए रियासतों को प्रीव्यू पर्स दो। तो मोरारजी देसाई कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे इंदिरा गांधी का, ये बात याद रखनी है आपको। जब यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, तो वहाँ पर दो कैंडिडेट खड़े हुए थे प्रधानमंत्री पद के लिए, एक मोरारजी देसाई और इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखें, लेकिन जीत हुई थी इंदिरा गांधी की, तो ये हमें याद रखना। 1970 में संविधान में संशोधन के प्रयास किए गए, लेकिन राज्यसभा में यह मंजूरी नहीं पा सका। इसके बाद सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाया और इस मुद्दे पर उन्हें समर्थन भी खूब मिला, क्योंकि लोगों ने साथ दिया। अरे भाई गरीबों को सपोर्ट में बोल रहे हैं, गरीबों के सपोर्ट में सबने भर भर के इनको वोट दिया। 1971 में मिली जीत, भारी जीत के बाद संविधान में संशोधन हुआ और इस तरह प्रीव्यू पर्स की समाप्ति की राह में मौजूद कानूनी जो है अड़चनें खत्म हो गई। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, इंदिरा गांधी जो है इस चीज़ के ऊपर जीत गई और प्रीव्यू पर्स को इन्होंने 1971 के बाद ख़त्म कर दिया। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। प्रीव्यू पर्स के बारे में मैंने बता दिया आप लोग को, क्या है क्या नहीं डिटेल में बता दिया। अब सारे बच्चे इसको अच्छे तरीके से लिख देते हैं। अगर सच में आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आप लोग को मिलती रहेंगी, ठीक है। तो इतना बस आप लोग कर दें, अच्छा लगेगा मुझे भी, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में चौथे आम चुनाव 1967 ने भारतीय राजनीति की गतिकी को किस प्रकार जो है बदला। 1967 का जो चुनाव हुआ था, इसमें कैसे जो है भारतीय राजनीति में बदलाव देखने को मिला, जरा वो बात आप लोग देखिएगा। इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से। चलिए ध्यान से सुनिए, पहला पॉइंट देखिए जरा ध्यान से। तो पहला पॉइंट बता रखा है आपको कि भारत यानी चुनाव के परिणामों से कांग्रेस, यहाँ 1967 के चुनाव की बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा। चुनाव के परिणामों से कांग्रेस और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। सिंपल सी बात है, जिस प्रकार से कांग्रेस पहले जीतती आ रही थी, इस प्रकार से 1967 में कांग्रेस नहीं जीत पाई ठीक से। जैसे लोकसभा में तो चलो सीटें मिल गई जैसे तैसे इंदिरा गांधी को, लेकिन हाँ कहाँ से सीटें नहीं मिली, कई राज्यों से सीटें नहीं, लगभग 9 राज्यों से इंदिरा गांधी उस टाइम पे हारी थी 1967 के चुनाव में। लेकिन कैसे जीती थी, तो जो उस टाइम पे सिंडिकेट तो कुछ था नहीं, तो उन्होंने जो उनके साथ दिग्गज नेता थे ना, उन्होंने सपोर्ट किया था इंदिरा गांधी को, जिस प्रकार से वो जीती थी। लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने अपनी सोच बदल ली थी, सबसे अलग हो गई। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत मिल गया, लेकिन उसको प्रांतों यानी राज्यों के प्रतिशत तथा सीटों की संख्या में भारी गिरावट आ गई। अब से पहले कांग्रेस को कभी ना तो इतने कम वोट मिले थे, ना ही इतनी कम सीटें मिली थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे, यानी राज्यों से कई मंत्री जो है चुनाव इंदिरा गांधी के हार गए थे, लेकिन इंदिरा गांधी लोकसभा से तो जीती गई थी जैसे तैसे, ठीक है। चलिए अब नाचेंगे, इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। दूसरा पॉइंट दे रखा है इसमें, देखिए राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्यों में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में बहुमत नहीं मिला, लेकिन बोला जाता है, और 2 अन्य राज्यों में बदलाव के कारण यह पार्टी सरकार नहीं बनाई। तो जिन 9 राज्यों में बताया मैंने, 9 राज्यों में जो है कांग्रेस हारी, हाथ से सत्ता निकल गई, वे देश के किसी एक भाग में कायम राज्य नहीं थे, बल्कि वे राज्य पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में थे, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, केरल, ये बड़े बड़े राज्यों में से कांग्रेस जो है चुनाव हार गई थी 1967 के चुनाव में। लोकसभा से तो जीती थी, लेकिन राज्यों से हार गई थी। आगे बात समझ में देखिए। तीसरा बोल रहा है 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई, क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर जो है संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकारों को समर्थन दिया। यानी जो अब देखो इसी टाइम पे उदय हुआ नई गैर कांग्रेसी सरकारों का, अलग अलग पार्टियों का। जो कांग्रेस से नहीं थे उनको गैर कांग्रेसी बोला जाता है। अब भाई कांग्रेस जीत नहीं पा रही, कांग्रेस हल्के में, जैसे शेर घायल हो जाता है तो क्या करते हैं, वहाँ पे भेड़िए आके उसको काटना शुरू कर देते हैं, नोच खाना शुरू कर देते हैं भेड़िए। लेकिन शेर जब तक बब्बर शेर कहलाता है, जब तक दमदार है, नौजवान हट्टा कट्टा है, तब तक किसी की हिम्मत होती है उसके पास दौड़ने की? बिल्कुल भी नहीं होती है।
तो यही चीज़ थी। तो 1960 देखिए उसके बाद क्या हुआ, 1967 के चुनाव में गठबंधन की परिघटना सामने आई क्योंकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था, इसीलिए अनेक गैर कांग्रेसी पार्टियों ने एकजुट होकर संयुक्त विधायक दल बनाया और गैर कांग्रेसी सरकार को समर्थन दिया, यानी जो पार्टी कांग्रेस से नहीं थी उनको समर्थन देके जितवाया गया। उसके बाद बता रखा है 1967 के चुनाव में एक खास बात दल बदल भी थी। इसी टाइम 1967 के टाइम पे दल बदल भी सामने आ गया कि हम तो उसमें नहीं रहेंगे, इसमें जाएंगे, इसमें नहीं रहेंगे, उसमें जाएंगे, ऐसे ऐसे होता रहा। इससे राज्यों में सरकारों के बनने बिगड़ने में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। ठीक है, कोई प्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद इस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल भी कहा जाता है, यानी कि हारने के बाद जाए चाहे जीतने के बाद जाए, कुछ भी हो जाए, अगर वो दल बदल लेता है उसको दल बदल भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो ये चीज़ है। चलिए आंसर मेरा जाइए यहाँ से। ये चीज़ मैंने आप लोग को बताया, बड़ा क्वेश्चन था और आंसर बहुत अच्छा था इसका, मैंने जो आप लोग को बताया। देखिए अब आ जाता है 9वां क्वेश्चन, इस प्रकार से बताना है 1971 से 72 के पश्चात भारत सरकार के समक्ष, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी, समक्ष आने वाली किन्हीं 2 समस्याओं को सूचीबद्ध कीजिए। 3 नंबर में बोला गया है, ठीक है, 2 नंबर में है, क्या है जरा ध्यान से सुनिए किस तरीके से आपको करना है इसमें, देखिए जरा ध्यान सुनिएगा। तो 1971 के 72 के पश्चात भारत द्वारा निम्नलिखित 2 समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे मैंने बांग्लादेश संकट बताया था आप लोग को, इस दौरान हुआ 71 से 72 के बीच में बांग्लादेश संकट आया था। कमर दर्द हो गई। देखिए बांग्लादेश संकट के कारण अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। बांग्लादेश संकट के कारण क्या हुआ? अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव पड़ा। लगभग 80 लाख शरणार्थी का बोझ सहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नज़दीकी इलाकों में शरण ले चुके थे। 80 लाख लोग लगभग भारत के अंदर आ गए थे पूर्वी पाकिस्तान से। उसी पूर्वी पाकिस्तान को बाद में बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, जो हमारे पश्चिम बंगाल के बगल में ही है। आगे बात समझ में, ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। देखिए उसके बाद दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के बढ़ने से आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई और जो है मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने लग गई धीरे धीरे करते करते। देखिए जब महंगाई बढ़ने लग गई तो उससे क्या हुआ कि सिंपल सा लोग परेशान होने लगे। इसीलिए 1973 में 1974 में, अगले चैप्टर में आप लोग को पढ़ाऊंगा कैसे कैसे विद्रोह यहाँ पर जो है हुआ था बिहार में और कई जगहों पे जो है यहाँ आंदोलन होने लग गए थे। आगे बात समझ में, चलिए तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। चलिए आंसर जाइए यहाँ से। अब ये चीज़ हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, जो है 9th क्वेश्चन। जरा हमारा 10वां क्वेश्चन क्या है, 1967 के चौथे आम चुनाव, ये चौथा आम चुनाव था, उससे पहले 3 आम चुनाव हो चुके थे, यानी लोकसभा चुनाव को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। देखिए 1967 के चौथे आम चुनाव से पहले जो है पहले के गंभीर संकट का परीक्षण कीजिए। ठीक है, गंभीर संकट के बारे में बताना है इसमें, और इस निर्वाचन के आधार पर निर्वाचकों के जनादेश का आकलन कीजिए। यानी कि कैसे कैसे क्या बताना है आपको, पहले क्वेश्चन समझना है क्या बताया गया है। देखिए कि चौथा आम चुनाव हुआ, उससे पहले के गंभीर संकट के बारे में बताना है। ठीक है, इस निर्वाचन के, यानी निर्वाचन मतलब चुनाव, इस निर्वाचन के आधार पर निर्वाचकों यानी कि चुनने वाले निर्वाचकों के जनादेश का आकलन कीजिए। कैसे कैसे लोगों ने जो है वोट दिया, यहाँ पर किस प्रकार से जो है किया गया, जरा वो देखिए। पहले तो आप इसका आंसर सुनिए जरा। तो बोला गया है कि 1967 के आम चुनाव में, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से है। देखिए तो 1967 के आम चुनाव से पहले 2 गंभीर संकट जो है सामना करना पड़ा। पहले 2 प्रधानमंत्रियों की जल्दी देहावसान हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, और नए प्रधानमंत्री को पद संभाले हुए अभी पूरे 1 साल का अरसा भी नहीं हुआ था। साथ ही इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जा रहा था। किसको? तो इसका आंसर आप जो है देखिए, कम अनुभवी किसको समझा जा रहा था? 1967 के चुनाव जब हो गए तो कम अनुभवी किसको समझा जा रहा था, या 1967 के चुनाव करवाने थे तो कम अनुभवी किसको समझा रहा था? आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोग को नहीं बता रहा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए मुझे। ठीक है, चलिए जिसको पता है वो बता दीजिए। चलिए उसके बाद है, इस प्रधानमंत्री को राजनीति के लिहाज से कम अनुभवी माना जाता है। दूसरा पॉइंट है, इस अरसे में देश गंभीर आर्थिक संकट में था। मानसून की भी असफलता थी 1967 में। ठीक
ठीक है। व्यापक सूखा पड़ गया, खेती की पैदावार में बढ़ी और खाद्य जो है संकट आ गया था उस टाइम पे। उसी टाइम तो हरित क्रांति चला गया था जो पिछले चैप्टर में था, इसमें नहीं आ रहा है। लेकिन गिरावट आ गई, गंभीर खाद्य संकट आ गया, विदेशी मुद्रा के भंडार में कमी आ गई, औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में गिरावट के साथ साथ ही सैन्य खर्चे में भी बड़ी बढ़ोतरी, क्योंकि चीन के साथ युद्ध हुआ 62 में और 65 में पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया था। ये भी बात याद रखनी है। नियोजन और आर्थिक विकास के संसाधनों को सैन्य मदद में लगाना पड़ा और इन सारी बातों से देश की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी। ये बात ही आप लोग को याद रख लेनी है। आगे बात समझ में, चलिए वो आप लोग नाम जरूर बताइएगा मुझे, कौन किसको कम अनुभवी समझा जा रहा था प्रधानमंत्री बनाने के लिए 1967 के चुनाव में, ठीक है, बताइए जल्दी से। उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार के शुरुआती फैसलों में एक था रुपए का अवमूल्यन करना, यानी माना गया है कि जो है अवमूल्यन अमेरिका के दबाव में किया गया। एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जो है 5 रुपये थी, जो बाद में बढ़कर 7 रुपये हो गई। यानी महंगाई जब बढ़ेगी तो ऐसा जो है देखने को मिलेगा हमें। ये आज तो एक डॉलर के बराबर काफ़ी ज़्यादा जो है रुपए देखे जाते हैं। चौथा है आर्थिक स्थिति की विकटता के कारण कीमतों में तेज़ी से इजाफा हुआ, जिसके कारण लोगों ने क्या कर दिया, लोग आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में जो है वृद्धि हो गई। जो लोगों की आवश्यक वस्तुएं थी उनकी कीमतों में वृद्धि हो गई, खाद्य संकट की कमी आ गई और ऐसी ही बेरोजगारी बढ़ी और लोगों का विद्रोह जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया, लोगों की नाराज़गी बढ़ने लग गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। उसके बाद बोला जा रहा है, देखिए ज़रा इसमें इसका जो पूछ रहा है इसका आंसर क्या बोला गया है, निर्वाचन के आधार पर निर्वाचकों का जनादेश, यानी चुनाव के परिणामों से कांग्रेस को राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर गहरा धक्का लगा। तत्कालीन अनेक राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने चुनाव परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी, यानी सबने क्या बोला, ये राजनीतिक भूकंप है, यानी कभी ऐसा नहीं हुआ था लेकिन इस बार ऐसा हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि जो है क्या नाम है, प्रधानमंत्री सही नहीं है, पहले की तुलना में अच्छे प्रधानमंत्री नहीं आ पा रहे हैं, ये चीज़ है। तो राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी। कांग्रेस को जैसे तैसे लोकसभा में बहुमत मिला, वही चीज़ मैं बता चुका हूँ, जैसे लोकसभा से बहुमत मिला लेकिन राज्य विधानसभाओं से नहीं मिल पाया। तो वही चीज़ें थी। इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल के आधे मंत्री चुनाव हार गए थे, कई राज्यों से 9 राज्यों से हारे थे, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट वो लगा इसी में कि राजनीतिक बदलाव की यह नाटकीय स्थिति आपको राज्य में और ज़्यादा स्पष्ट नजर आएगी। कांग्रेस को 7 राज्यों में जैसे मैंने बताया और 2 राज्यों में सरकार भी नहीं बना पाई, तो टोटल 9 राज्यों में सरकार हार गई, वही रिपीटेड है इसमें। तो इस तरीके से जो है जनता ने अपना एक तरीके से आक्रोश भी इसमें दिखा दिया था कि अब भाई पता नहीं संभाल पाएंगे नए प्रधानमंत्री के नहीं, तो उस पार्टी से लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे उठ गया, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां अब ज़्यादा आ चुकी थी। आगे बात समझ में, तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। आंसर रिपीटेड होंगे अब जो भी आएंगे ज़्यादातर। चलिए आंसर जी जाइए यहाँ से, तो ये चीज़ हमें याद रख लेनी है, ठीक है। चलिए अब 11th क्वेश्चन करने वाले हम लोग। जैसे 11th क्वेश्चन क्या है, कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में जो है सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। अब देखिए जरा सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं, क्या क्या बताना है वो जरा ध्यान सुनिएगा। अब आ जाता है सिंडिकेट के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, किस तरीके से आंसर आप लोग को करना है। देखिए जरा ध्यान से देखिए जरा किस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए आंसर क्या बोल रहा है कि कांग्रेस, देखिए क्वेश्चन क्या था, कांग्रेस के विभाजन के संदर्भ में सिंडिकेट से क्या अभिप्राय है। अगर विभाजन हुआ तो ये सिंडिकेट क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीज़ हम लोग जानने वाले हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए कांग्रेस नेताओं के एक समूह को अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है, यानी कि जो कांग्रेस में हैं लेकिन इंदिरा गांधी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब जो अलग हो गए, कांग्रेस ओ लेकर आ गए, उनको सिंडिकेट बोला गया। इस कांग्रेस आर इंदिरा गांधी यानी कि ओ से ऑर्गेनाइजेशन और आर से रिक्विजनिस्ट, तो इंदिरा गांधी आर के पास मतलब इंदिरा गांधी को आर मिला और ओ से ऑर्गेनाइजेशन यानी सिंडिकेट को मिला। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था और सिंडिकेट और इंदिरा गांधी की गुटबाजी 1969 के चुनाव में जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है सामने आई, खुलकर सामने आई और परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। क्योंकि इंदिरा गांधी अपने राष्ट्रपति लेकर आई थी, वहाँ सिंडिकेट ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे क्या हुआ था वो सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से जो है ये बताया गया कि हाँ इंदिरा गांधी ने क्या कर रखा है कि दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद उत्पन्न हो गए, इसके कारण जो है कांग्रेस पार्टी क्या हो गई, टूट गई, विभाजित हो गई। आगे बात समझ में, चलिए ध्यान सुनिएगा। अब हम आ जाते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन क्या है कि भारत में 1971 में कांग्रेस पार्टी के पुनरुत्थान के लिए उत्तरदायी कारक
तो क्या क्या उत्तरदायी कारक हैं जरा आप लोग ध्यान सुनिएगा। 1971 में पुनरुत्थान यानी कांग्रेस दोबारा से क्यों आ गई, ये भी आंसर रिपीटेड है। देखिए जब क्या बता रखा है, इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से आप लोग को बताना है, जरा ध्यान सुनिए। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा होगा लेकिन आंसर आपको बिल्कुल ये लिखना है। देखिए क्या बोला गया है, कांग्रेस पार्टी की इस अवधारणा असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। यानी कि पहला फायदा उसको इस वजह से मिला क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कांग्रेस की वजह से ही हमें आज़ादी मिली है, नेहरू की वजह से आज़ादी मिली है, जिसके कारण इसको आज़ादी की विरासत हासिल थी, इसलिए बार बार कांग्रेस जीतती थी। दूसरी बात, इसी में कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जाता था। आज़ादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के ही उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, तो कांग्रेस के नेता के रूप में चुनाव लड़े थे, जिसके कारण कांग्रेस जो है तो वो कांग्रेस जो है आज़ादी की विरासत के कारण उसको जो है जीत हासिल हो रही थी। दूसरा, कांग्रेस पहले से ही एक सुसंगठित पार्टी थी, बाकी दल अभी भी अपनी रणनीति जो है सोच ही रहे थे कि कांग्रेस जो है अपना अभियान शुरू कर ही देती थी। यानी देखिए जब तक दूसरी पार्टियां सोचती थी कुछ करने की, तब तक कांग्रेस कर देती थी वो काम। आगे बात समझ में, तो ये चीज़ थी, इस वजह से भी कांग्रेस इतना आगे थी। तीसरा है, अनेक पार्टियों का गठन कांग्रेस के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ। कांग्रेस को अव्वल और एकलौता होने का फायदा मिला। कांग्रेस को क्या था, एकलौता होने का बहुत ज़्यादा फायदा मिला, क्योंकि कांग्रेस क्या करती थी, सिंपल सी बात है, कांग्रेस अव्वल थी सब में, जहां गिनती होती थी पार्टियों की वहां सबसे आगे कौन रहती थी, कांग्रेस ही रहती थी, इसका एक फायदा मिला। चौथा है, आज़ादी के वक्त यह पार्टी देश में चहु और फैले चुकी थी, यानी चारों ओर फैल चुकी थी। कांग्रेस, हर मुंह पे किसका नाम था, कांग्रेस के ही नाम था, इसलिए सब जितवा देते थे कांग्रेस को। और आप यह बात भारत के तत्कालीन मानव चित्र में भी देख सकते हैं। आज जैसे वर्तमान में बीजेपी है, बीजेपी का नाम पूरे भारत में फैला हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़, पार्टी के संगठन का नेतृत्व स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था, ये चीज़ याद रखना, स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई पार्टी थी ये। पांचवा है, सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस आज़ादी के आंदोलन में अगुआ रही थी, इसकी प्रकृति सबको समेटकर मिलजुल के साथ चलने की थी। यानी सबसे मेन बात यही है ना, आज़ादी के टाइम पे कांग्रेस का ही नाम था, इस वजह से सब लोग जो है कांग्रेस के नाम पर वोट देकर जीत जाते थे, दिलवा कर वोट जीत जाते थे, ठीक है। तो ये पार्टी है जो इस वजह से जो है आगे बढ़ रही थी। तो 12वां क्वेश्चन मैंने आप लोग को करवा दिया, इस तरीके से करना है, ठीक है। आंसर हमारा जाइए यहाँ से अब, ठीक है। तो देखिए जरा अब क्या आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन है। तो इसमें बताना है 1969 में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था। देखिए 1969 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था उस टाइम पे कांग्रेस पार्टी टूट गई थी। तो कांग्रेस पार्टी टूट गई थी तो उसके पीछे कारण क्या था, जरा ध्यान से सुनिएगा। तो इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से बताना है। 1969 के में कांग्रेस पार्टी में विभाजन का मुख्य कारण क्या था, क्यों 1969 में कांग्रेस अलग हो गई थी। तो कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर कैसे बन गई थी, देखिए जरा। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कांग्रेस के अंदर से ही एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। 1969 में देखिए जैसे जितने भी दिग्गज नेता थे उन्होंने यही सोचकर इंदिरा गांधी को जितवाया था कि 1967 के चुनाव में कि इंदिरा गांधी जो है उनके कहने पर काम करेंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने अपना अलग, जो भी अपने साथ लोग रखे वो बाहर के थे, इस वजह से वहाँ के लोगों को, यानी जो उस पार्टी के दिग्गज नेता थे जिन्होंने बनवाया था इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री, उनके बीच में आपस में मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि 1969 में राष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और कांग्रेस सिंडिकेट का खुलकर टकराव सामने आया। सिंडिकेट के नेता एन संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, जबकि इंदिरा गांधी किसको, वीवी गिरी को जो है राष्ट्रपति बनाना चाह रही थी। उन्होंने स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़ा कर दिया इन दोनों व्यक्तियों को, यानी इंदिरा गांधी वीवी गिरी को लेकर आई और जो सिंडिकेट है, कांग्रेस सिंडिकेट जो है वो एन संजीव रेड्डी को जो है सामने लेकर आए। इस चुनाव में श्रीमती नीलम संजीव रेड्डी चुनाव हार गए और श्री वीवी गिरी जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त कर विजयी रहे, जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी जो है सिंडिकेट का टकराव गंभीर स्थिति में आ पहुंचा। यानी कि देखिए सिंडिकेट की बस यही थी कि हाँ इंदिरा गांधी को हमने जितवाया है तो हमारे खिलाफ कैसे जा सकती हैं। तो यही बात होते होते जो है एक विभाजन का रूप ले ली। राष्ट्रपति पद के टकराव के बाद नवंबर 1969 में के बाद कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया और इन्हें नई कांग्रेस और पुरानी कांग्रेस के नाम से जाना जाने लगा। इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी को जो है नई कांग्रेस का नाम दिया था। क्लियर है इतना? तो ये बात आप लोग को याद रखनी है। ये आंसर जो है, चलिए आंसर आ जाइए यहाँ से, ये आंसर जो है आपका इस प्रकार से जो है बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए जरा 14वां क्वेश्चन कौन सा है। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद किन दो नेताओं
नेता सामने आए। तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन से 2 नेता सामने आए, जरा आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर। लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद जो है यहाँ पर कौन कौन चुनाव में खड़े हुए, तो एक तरफ थे मोरारजी देसाई, ठीक है, एक तरफ थी इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर जीत किसकी हुई थी, कौन बना था प्रधानमंत्री, तो इंदिरा गांधी बनी थी प्रधानमंत्री और मोरारजी देसाई जो है प्रधानमंत्री नहीं बने थे। तो ये बात थी और इसी बात के लिए दोनों के बीच में आपस में मतभेद भी काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और सिंपल सी बात है, मतभेद होता ही है दोनों के बीच में आपस में, ये चीज़, ठीक है। तो ये छोटा सा ही आंसर था आप लोग का, ठीक है। जाइए महाराज जी अब यहाँ से, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 15वां क्वेश्चन। कांग्रेस पार्टी के जो है, कांग्रेस पार्टी के विभाजन के पश्चात कांग्रेस ओ जो किसके साथ थी, सिंडिकेट के साथ, और तथा कांग्रेस आर जो आर किसके साथ थी, इंदिरा गांधी के साथ, का प्रतिनिधित्व किसने किया। ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया, ठीक है। इसका आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए जरा किस प्रकार से है, आप लोग को बिल्कुल दिख रहा होगा वही कि कांग्रेस आर का जो है समर्थन किसने किया, इंदिरा गांधी ने। कांग्रेस ओ का जो है सिंडिकेट ने, तो बता रखा इंदिरा गांधी, कांग्रेस आर और सिंडिकेट जो है कांग्रेस ओ के नाम से जानी गई। ये बात आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रखनी है। आर से रिक्वेजनिस्ट, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ थी, दोनों अलग अलग हो गए थे, ठीक है। तो बहुत छोटे आंसर हैं इसके। चलिए लास्ट इसका आंसर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट के मुद्दे का विश्लेषण कीजिए। इस मुद्दे ने इंदिरा गांधी के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां प्रस्तुत की थी। काफ़ी बड़ा आंसर होगा, इसलिए ढंग से आप लोग को सुनना है। पूछा जाता है, रिपीटेड है बहुत बार, इसलिए मैंने दिया है, और बहुत बार रिपीटेड था, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने उससे रिलेटेड दे दिया है सिर्फ, ठीक है। आप लोगों को ढंग से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। से 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के एक बहुत शक्तिशाली समूह को सिंडिकेट कहा गया है, और क्या नाम है, सिंडिकेट के कामकाज S.K. पाटिल, अतुल्य घोष, कौन कौन थे सिंडिकेट में, वो चीज़ आप लोग देखिए जरा कि यहाँ पर निजलिंगप्पा जैसे अनुभवी कांग्रेसी शामिल थे। और सिंडिकेट ने कांग्रेस की नीतियों एवं कार्यक्रमों एवं निर्णयों को प्रभावशाली ढंग से प्रभावित किया। मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात सिंडिकेट ने श्री लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाने में कांग्रेस में सहमति करी। यानी लाल बहादुर शास्त्री जी के नेहरू जी के बाद कौन बने थे प्रधानमंत्री, लाल बहादुर शास्त्री जी बने थे 1964 में, ठीक है। ये चीज़ है, 66 तक रहे थे शास्त्री जी भी हमारे, ठीक है। देखिए जनवरी 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी की प्रधानमंत्री बनने की सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और शास्त्री जी के बाद क्या हुआ, इंदिरा गांधी आई, 66 में भूमिका निभाई। अधिकांश कांग्रेसी नेता तथा मुख्यमंत्रियों ने इंदिरा गांधी को भारत की प्रधानमंत्री बनाना स्वीकार कर लिया, परंतु मोरारजी देसाई स्वयं प्रधानमंत्री जो है बनने के लिए नेतृत्व के लिए प्रतियोगिता करने का निर्णय किया। तो एक तरफ से इंदिरा गांधी और एक तरफ से मोरारजी देसाई आए, लेकिन जीत किसकी हुई, इंदिरा गांधी, क्योंकि इंदिरा गांधी के साथ बड़े दिग्गज नेता भी थे। तो इसीलिए बोला गया सिंडिकेट ने इस बात को सुनिश्चित किया कि मत विभाजन के समय इंदिरा गांधी की जीत निश्चित हो, और अंततः सिंडिकेट की सहायता से ही श्रीमती इंदिरा गांधी कांग्रेस संसदीय दल की नेता चुनी गई और प्रधानमंत्री बनी। याद रखिएगा 1967 के चुनाव में इंदिरा गांधी जो भी चुनाव हुआ उस टाइम पे इंदिरा गांधी किसकी वजह से जीती थी, सिंडिकेट की वजह से ही जीती थी। तो 1967 के चुनाव में केंद्र में कांग्रेस मुश्किल से बहुमत, यानी देखिए केंद्र से तो जीत गई थी, लेकिन हाँ राज्यों से नहीं जीत पाई थी। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। 286 के लिए आवश्यक सीटें जीत पाई, और उसे 8 विधानसभाओं में जो है हार का मुंह देखना पड़ा। मतलब टोटल 9 राज्यों से हारी थी इंदिरा गांधी। इस चुनाव में कांग्रेस के भीतर सत्ता संघर्ष के बीज बो दिए। इसके बाद से ही इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच राजनीतिक जो है रस्साकसी हो गई, यानी कि इसके बाद से इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी जो है द्वारा भूमि सुधार लागू करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना, प्रीवी पर समाप्त करना, युवा कांग्रेसियों को बढ़ावा देना, और बूढ़े व्यक्ति क्या करेंगे, बूढ़े नेता जो उसको तो बाहर कर रही हैं इंदिरा गांधी, युवाओं को ला रही हैं वामपंथी से रिश्तों के विषय पर सिंडिकेट इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहा था। यानी सिंडिकेट जो है ना इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहा था। इसके क्या पता चलता है कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होना उत्पन्न हो गया था। उसके बाद बोला गया है कि 1969 में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में मतभेद खुलकर सामने आया। देखिए ये भी मैंने बता दिया 1969 में राष्ट्रपति के पद को लेकर, ये तो रिपीटेड है, कैसे कैसे दोनों के बीच में जो है बढ़ावा मिला इसको। और अंत में जाकर 23 अगस्त 1969 को हुई संसदीय बोर्ड की बैठक अधिकांश सदस्यों ने श्रीमती इंदिरा गांधी के पक्ष में व्यक्त किया कि पार्टी विभाजित हो गई है। और ये कब हुआ था, 23 अगस्त 1969 में, ठीक है। और नई
कांग्रेस पर इंदिरा गांधी की पूरी पकड़ बन गई और इस तरह इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट को ध्वस्त कर दिया। इंदिरा गांधी ने अपनी आर से संबोधित की पार्टी को और रिक्वेजनिस्ट और ओ जो है सिंडिकेट जो है बन गया। आगे बात समझ में। तो ये आपका आंसर टोटल यहाँ पे ख़त्म होता है। मैंने आप लोग को बढ़िया तरीके से बता दिया है किस प्रकार से क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को बढ़िया तरीके से याद रखना है। देखिए मैं आप लोग को बार बार बोल चुका हूँ कि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन अब क्या किया जाए एक बात बताइए। अगर आप लोग को क्वेश्चन आंसर करना है लेकिन आप लोग को छोटे में करना है, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम की वीडियो नहीं होनी चाहिए, फिर कैसे मुमकिन है आप लोग खुद बताइए। मैं आप लोग को पढ़ पढ़ के बताता हूँ, सारी चीज़ सामने बताता हूँ, लास्ट तक तो हालत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इसीलिए जो है कोई बात नहीं, टाइम लगता है, लेकिन आप जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारी चीज़ समझते हैं। टाइम यहाँ पर आप पढ़ने के लिए अगर टाइम देख ले जाओ, अरे यार इतना ज़्यादा पढ़ लिया, इतना ज़्यादा पढ़ लिया, तो बेकार है वो। आगे बात समझ में। 10 मिनट में 5 मिनट में कौन अच्छे से पढ़ा लेता है। अगर इतने सारे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता ही लगता है। मैं यहाँ 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन